इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे जो कि होगा संधि। और आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। शुरू करते हैं संधि की परिभाषा से। तो संधि का मतलब ये होता है मेल, मतलब जहाँ पर दो या फिर दो से अधिक चीज़ें मिलेंगी उसे हम कहेंगे संधि। अब देखिए, संधि और समास में लगभग एक ही चीज़ आपको दिखेगा। संधि में भी चीज़ें मिलती हैं और समास में भी, लेकिन संधि में आपको वर्णों का मेल दिखेगा, निकटवर्ती जो वर्ण होंगे वो मिलेंगे, और समास में जो शब्द होते हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं संधि की। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि सत धन आनंद है, और ये मिल करके क्या हो गया, सदानंद। तो यहाँ पे जो तो था आधा और ये अ है, ये मिल करके क्या बन गया है, द। तो यहाँ पर इस वर्णों का जो मेल हुआ है और एक नया चीज़ मिला है, इसे हम कहते हैं संधि। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो देव धन इंद्र, यानी कि यहाँ पर वह है और यहाँ पर ई है, और मिल करके क्या बन गया है, ए का मात्रा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, संधि। भानु में और धन उदय है, यहाँ पर ऊ का मंत्रा है, यहाँ पर छोटाऊ है, दोनों छोटाऊ मिल करके क्या हो गया है, बड़ाऊ। तो यहाँ पर हुआ है संधि। अब संधि के भेद कितने होते हैं, तो परीक्षा में कई बार ये पूछा गया है। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। परीक्षा के दृष्टिकोण से स्वर संधि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्वर संधि से पूछे जाते हैं, उसके बाद व्यंजन, और कभी कभार आपको विसर्ग संधि के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि में क्या होता है कि जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो विद्या में यहाँ पे क्या है लास्ट में, तो आ है, ठीक। और यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है, तो आ है। तो यहाँ पर ये जो पहला वाला है ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। तो जब स्वर के साथ स्वर मिलेगा तो हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी संधि है, स्वर संधि है। जैसे यहाँ देखिए मुनि धन इंद्र, तो यहाँ पर क्या है, छोटी ई, और इसके बाद यहाँ क्या है, तो बड़ी ई, छोटी ई, दोनों जगह छोटी ई है, तो मिल करके क्या बन गई, बड़ी ई। तो जहाँ पर स्वर के साथ स्वर का मेल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि। यहाँ पर अगर आप देखें तो श्री धन ईस, यानी कि इसमें बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा है, और मिल कर के बड़ी ई बन गई है। तो ये हम बाद में देखेंगे कि स्वर संधि में कौन सा भेद है, लेकिन बस आप ये जानिए कि स्वर के साथ जब स्वर का मेल होगा तो इसे हम कहेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। अभी तक आपने देखा कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि होती है 5 प्रकार की, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे परीक्षा में डायरेक्ट पूछा गया है। स्वर संधि के जो 5 प्रकार है, इसमें से पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां आयादी संधि। जरूरी नहीं कि आप इनका क्रम याद रखें, आप इसे किसी भी क्रम में याद रख सकते हैं, बशर्ते कि आपको इनका रूल्स पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ संधि की। तो दीर्घ मतलब क्या होता है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ह्रस्व मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो इस संधि का मतलब है बड़ा वाली संधि। अब बड़ा वाली संधि का मतलब क्या है कि जब अ या फिर आ के साथ अ या फिर आ आए तो हमेशा क्या बनेगा, आ। मतलब आप इसे ऐसे समझिए कि जब प्लस से पहले अ आए और इसके बाद अ आए तो क्या बनेगा, आ बनेगा। अगर प्लस से पहले आ जाए और यहाँ पर अ ही रहे तो क्या बनेगा, तब भी दीर्घ होगा। अगर यहाँ पे अ रहे और यहाँ पे आ जाए तब भी दीर्घ होगा, और यहाँ पर आ हो जाए और यहाँ पर भी आ हो जाए तब भी क्या होगा, दीर्घ होगा। मतलब हर एक कंडीशन में दीर्घ होगा, मतलब कि बड़ा हो जाएगा, और इसलिए इसका जो नाम है ये दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि में आपको केवल ये देखना होता है कि अ और आ के साथ अ और आ ही आएगा, ठीक। ई और बड़ी ई के साथ बड़ी, छोटी ई और बड़ी ई आएगी, तो इसका मिल करके क्या बन जाएगा, बड़ी ई। उसी तरह ऊ वाले में छोटाऊ और बड़ाऊ के साथ जब छोटाऊ और बड़ाऊ मिलेगा तो हर एक कंडीशन में क्या बनेगा, बड़ाऊ। तो दीर्घ संधि में बस आपको इतना ही याद रखना है कि जब अ या फिर आ के बाद अ या फिर आ आए तो हमेशा क्या होगा, आ होगा, क्योंकि दीर्घ होगा, बड़ा वाला होगा। उसी तरह ई वाले में बड़ी वाली ई हो जाएगी और ऊ वाले में बड़ा वाला ऊ हो जाएगा। ये है दीर्घ संधि। देखते हैं कुछ उदाहरण। तो यहाँ पे देखिए, पुस्तक धन आलय,
तो यहाँ पे क्या है, अ है, और यहाँ पे क्या है, आ है। ठीक, तो अ और अ के बाद जब भी आ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमने दीर्घ संधि में पढ़ा था कि जब अ या फिर आ के बाद अ या फिर आ आए तो हमेशा और हमेशा क्या होगा, आ होगा। तो कभी कभी परीक्षा में आपको परेशान करने के लिए ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी संधि है, और वहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा स्वर, व्यंजन, विसर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, तो जब स्वर के बाद स्वर आए तो क्या होता है, स्वर संधि। तो स्वर संधि में अगर पूछे कि कौन सी संधि है तो स्वर संधि में ये है दीर्घ संधि। जैसे यहाँ पे क में अ छिपा हुआ है, जैसे पुस्तक तो लास्ट में अ आ रहा है, ये मिलकर बन गया पुस्तकालय। उसी तरह अगर आप विद्या धन अर्थी को देखेंगे तो विद्या में क्या है, लास्ट में आ है, और यहाँ स्टार्टिंग में क्या है, अ है। तो जब आ के साथ अ आएगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा। हर एक कंडीशन में दीर्घ होगा। ठीक है, जब हर एक कंडीशन में दीर्घ होगा तो उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। उसी तरह अगर आप रवि धन इंद्र में देखें तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है और फिर से यहाँ पे छोटी ई है, तो छोटी ई और छोटी ई मिलेगी तो हर एक कंडीशन में क्या होगा, दीर्घ होगा, यानी कि दीर्घ संधि है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये इधर से होना चाहिए रविंद्र। यहाँ पे देखिए गिरिधन ईस, तो यहाँ पे बड़ी ई है और उसके बाद फिर से बड़ी ई है, तो बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनेगी, बड़ी ई। मतलब हर एक कंडीशन में दीर्घ होना चाहिए। उसी तरह अगर आप भानु धनुदय में देखें तो छोटा ऊ है और छोटा ऊ है, लेकिन बनेगा क्या, बड़ा ऊ। तो ये है दीर्घ संधि, जिसमें अ या फिर आ के साथ अ या फिर आ आए तो दीर्घ हो जाएगा, मतलब आ हो जाएगा। सेम ई वाले के साथ बड़ी ई हो जाएगी, ऊ वाले के साथ क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। अब अगली जो संधि है यह है गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है, अभी तक आपने क्या देखा था कि अ और आ के बाद अ और आ ही आते थे तभी दीर्घ होता था, लेकिन क्या हो अगर अ या फिर आ के बाद ई या फिर ई आ जाए तो इस तरह के कंडीशन में क्या बनेगा, ए बन जाएगा। ठीक है, तो गुण संधि क्या है कि जब अ या फिर आ के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई आए तो हमेशा क्या बनेगा, ए बनेगा। और उसी तरह जब अ या फिर आ के साथ छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ आए तो हमेशा क्या बनेगा, ओ बनेगा। उसी तरह जब अ या फिर आ के साथ री आ जाए तो क्या बनेगा, और बन जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, गुण संधि। अब उदाहरण देखिए, क्योंकि संधि में अगर आप उदाहरण नहीं समझेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। परीक्षा में उदाहरण ही पूछे जाते हैं, आपसे परिभाषा बहुत कम जगह पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए नर धन इंद्र। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया, नर में क्या है लास्ट में, तो अ है, र में अ है ना, और यहाँ पर इसके बाद क्या है, छोटी ई है। तो गुण संधि के मुताबिक हमने क्या देखा था कि जब अ के साथ कोई भी ई आए, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो हमेशा क्या होगा, ए हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया है, नरेंद्र। सूर्यधन इंद्र, तो यहाँ पर अ है और यहाँ पे छोटी ई है, मिलकर क्या बनेगा, ए का मात्रा। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि ज्ञानोपदेश का संधि विच्छेद बताइए, या फिर ये पूछेगा कि ज्ञानोपदेश में कौन सी संधि है। तो अगर आप उदाहरण पे फोकस किए रहेंगे तब आप बता पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ज्ञानोपदेश का क्या होगा, ज्ञान धन उपदेश। यहाँ पर क्या है, अ है और यहाँ पे ऊ है, अ और ऊ मिलकर क्या बनता है, हमेशा ओ बनता है। यहाँ पर आपको ओ वाला मात्रा वो आपको दिख रहा है। भारत धन इंदु, यहाँ पर अ है और यहाँ पे छोटी ई है, अ और आ, अ या फिर आ के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई आए तो क्या होगा, हमेशा ए का मात्रा होगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको परिभाषा से ज़्यादा इसके उदाहरण पे फोकस करना होगा। देवधन ऋषि में क्या है, अ और री, यानी कि अर हो गया है, ये आपको री वाली दिख रही है। उसी तरह सर्वधन इच्छड़, यहाँ पर अ है और यहाँ पे बड़ी ई है, अ और बड़ी ई के बाद कुछ भी आए तो क्या होगा, ए होगा। यहाँ पर आपको ए का मात्रा दिख रहा है सर्वेक्षण में। आगे बढ़ते हैं, यह है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है कि वृद्धि हो जाती है जब अ या फिर आ के बाद अगर ए या फिर आए तो हमेशा
आय बनेगा। ठीक, वृद्धि हो जाएगी। उसी तरह जब अ या फिर आ के साथ ओ या फिर अ आए तो हमेशा क्या होगा, औ बनता है, वृद्धि हो जाती है। वृद्धि संधि में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे देखिए मत धन एकता, तो मत में क्या है, अ है, और एकता में क्या है, अ ए है। तो हमने वृद्धि संधि में पढ़ा था कि जब अ के बाद ए आए तो हमेशा क्या होगा, आय हो जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर आपको आय दिख रहा है, डबल मात्रा दिख रही है, मतैकता। एक धन एक, ये जो उदाहरण है बहुत बार पूछा गया है। एक धन एक का क्या होगा, तो यहाँ पर अ है और यहाँ पर ए है, तो अ के बाद ए आएगा तो क्या बन जाएगा, आय हो जाएगा। यहाँ पर आपको दो मात्रा दिख रही है। उसी तरह धन धन ऐसड़ा, तो यहाँ पे क्या होगा, धन में क्या है, अ है, और ऐसड़ा में ए है, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि होगी। ठीक, तो ये हो गया धनैसड़ा। सदा धन एव, सदैव। महाधन ओज, महौज। यहाँ पर एक्सरसाइज आपको करना बेहद ज़रूरी है, हमने कई बार बता दिया, क्योंकि परीक्षा में आपसे यही पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं और यह है चौथी संधि जिसका नाम है यण संधि। यण संधि में क्या होता है कि जब छोटी ई या फिर बड़ी ई के बाद कोई भी स्वर आ जाए, मतलब इनके अलावा ई और ई के अलावा अगर कोई स्वर आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। अगर यही चीज़ ऊ या फिर बड़ाऊ के बाद कोई स्वर आता है, ऊ और बड़ाऊ को छोड़ करके, तो ये व बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरह ये अगर री के साथ कोई स्वर आता है, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। थोड़ा इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, इति, यानी कि लास्ट में है छोटी ई और यहाँ पर है अ, ठीक, या फिर आ आप कहिए। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि अगर ई के बाद य आ गया है तो क्या बन जाएगा, य। अब आप देखिए अगर आप इसे उच्चारण करेंगे सही से तो भी आप जान सकते हैं, इया, दोनों को एक साथ पढ़िए, इया मतलब कि या, इस तरह होगा। लेकिन आपको इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस आपको जानने के लिए हमने बता दिया कि यण संधि में क्या होता है, जब ई या फिर बड़ी ई के बाद अन्य कोई स्वर आए तो हमेशा क्या बनेगा, य बनेगा। अब यहाँ पे तो आ गया है, तो यहाँ पे ये जो मात्रा है ये यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी। अगर यहीं पे आप देखेंगे अनु धन अय, तो अनु में क्या है, ऊ है, और ऊ के साथ कोई अन्य स्वर आ गया है, तो इस तरह के कंडीशन में क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपने देखा ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो क्या बनेगा, व, यानी कि हो जाएगा अनु, व बन जाएगा ना, तो अनवय। ठीक, ये बन जाएगा। ये जो उदाहरण है बहुत बार पूछा गया है, स्वागत वाला, सुधनागत बराबर है स्वागत। तो यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ है और यहाँ पे आ है, तो छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद जो आएगा उसे क्या बनेगा, व बनेगा। अब यहाँ पे अ आएगा तो व बनेगा, और आ गया है तो क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा, यानी कि स्वागत आपको देखने को मिलेगा। तो यह है यण संधि। देखिए अगर आपको इस वीडियो के अलावा भी एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं तो इससे एक बड़ी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है जो कि करीब 10 घंटे की होगी, तो उस वीडियो में ज़्यादा विस्तार से बताया गया है। यहाँ पर भी आपके परीक्षा के लिए, ग्रुप सी के परीक्षा तक के लिए काफ़ी मटेरियल है, तो आप यहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं। अयादी संधि की बात करते हैं तो अयादी संधि में क्या होता है कि जब ए, आए, ओ, औ के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो यहाँ पर जो अय के साथ आएगा तो ये अय हो जाएगा। ठीक, अगर ये आय के साथ आएगा तो आय हो जाएगा, अगर ये ओ के साथ आ जाएगा तो अव हो जाएगा, और यदि औ के साथ आएगा तो आ हो जाएगा। ये आपको याद ही करना होगा, इसका कोई फार्मूला नहीं है। जैसे कि अगर इस तरह हम देखें, ने और ये अन्न, यहाँ पे क्या है, ए है और इसके साथ क्या आया है, अन्य स्वर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आया, यानी कि ने अन्न, यानी कि हो जाएगा नयन। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है 9 धन 1। अब यहाँ पे क्या है, औ का मात्रा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ क्या है, ई है, तो अगर औ के साथ ये कंडीशन आए तो क्या हो जाता है, आव हो जाता है, यानी कि हो जाएगा नाविक।
यहाँ पर भो धन अन, यहाँ पर हो गया भवन, यानी कि ओ है और अ है, तो ओ के साथ क्या होगा, अ हो गया। एक उदाहरण आपको और बता दें, जैसे होता है पवन, और इसका आपको बताना होगा पवन का, ठीक है, ये आपके लिए एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो पवन का बताइएगा आप, ये कई बार पूछा गया है परीक्षा में। पवन इसी संधि विच्छेद में आता है, अयादि में ही। जैसे भोधन अन क्या होता है, भवन, तो पवन का आपको संधि विच्छेद बताना होगा। जैसे अगर आप देखें पोधन इत्र, तो ये हो जाएगा पवित्र, क्योंकि यहाँ पे ओ है और ई, तो जब ओ के बाद ये कंडीशन आती है तो क्या होता है, अव हो जाता है। ये रही अयादि संधि। और स्वर संधि में 5 ही संधि आपको देखने को मिलती है। एक उदाहरण देख लेते हैं। सदैव का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो ये हो जाएगा सदा धन एव, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। संधि विच्छेद में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जिन शब्दों में आप इसे तोड़ रहे हैं उनका अपना कोई मतलब हो। अब ऐसा नहीं है कि इसका कोई मतलब ना हो और आप सद धन एव कर दें, तो सद का तो कोई मतलब नहीं होता है, सदा का मतलब होता है, सदा मतलब कि हमेशा। तो इसी तरह आपको उसी तरह के संधि विच्छेद में तोड़ना होगा। स्वर संधि के कितने भेद माने गए हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नयन में कौन सी संधि है, तो जिस तरह हमने आपसे पवन पूछा था उसी तरह ये नयन है, जिसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगली संधि है व्यंजन संधि, और इससे परीक्षा में बहुत कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर व्यंजन संधि के वैसे तो कई सारे रूल्स हैं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है उन्हीं को यहाँ पर हम कवर करेंगे। व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन का व्यंजन या फिर स्वर के साथ मिलान होता है। स्वर संधि में आपने क्या देखा था कि स्वर का स्वर के साथ मिलान होगा, लेकिन व्यंजन में ज़रूरी है कि शुरू में प्लस के पहले जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये व्यंजन हो, बाद में स्वर या फिर व्यंजन कुछ भी हो सकता है। तो व्यंजन संधि उसे कहेंगे जहाँ पहले व्यंजन हो और बाद में स्वर या फिर व्यंजन हो, उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। तो ये आपको यहीं पर याद हो जाना चाहिए। जैसे आप देखेंगे उत धन हार, तो यहाँ पे क्या है, आधा त है जो कि व्यंजन है, और यहाँ पे क्या है, ह है, तो आधा त और ह मिलकर क्या बन गया है, द, जिसमें आधा ध है, और ये हो जाएगा उद्धार। ये जो क्वेश्चन है कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सत धन धर्म, तो ये हो जाएगा सद्धर्म। यहाँ पे क्या हुआ है, आधा त है, इसके बाद ध है, ये बन गया है द में आधा ध। व्यंजन संधि के नियम देखते हैं। तो पहला नियम ये है कि किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण होगा, जैसे वर्ग क्या होता है, क वर्ग में क्या देखते हैं, क ख ग घ अंग, उसी तरह च में च छ ज झ ञ, तो इसी तरह ये वर्ग होते हैं। हम अलग चैप्टर में इन सबको देखेंगे, लेकिन जो 5 वर्ग होते हैं इनमें से जो पहला वर्ण होगा क च ट त प, इनका मिलान यदि किसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से या फिर र ल व ह या किसी स्वर से हो जाए तो क क्या बनेगा, ग बनेगा, मतलब तीसरा वाला हो जाएगा उसी वर्ण का, ठीक। जैसे अगर च रहेगा तो च में तीसरा क्या होता है, तो च छ ज, तो च किस में बदल जाएगा, ज में, तीसरे में बदलेगा। क किस में बदलेगा, तो क ख और ग, क बदलेगा हमेशा किस में, ग में। तो देखिए नियम ये है कि किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण होगा, जैसे ये पहले आना चाहिए, जैसे क आ गया, च आ गया, ट आ गया, त प, इनका मिलान यदि उसी के तीसरे से हो जाए या फिर चौथे से हो जाए, तीसरे में क्या होगा, ग होगा, चौथे में क्या होगा, घ होगा, या तो तीसरे से हो या फिर चौथे से हो, या फिर प्लस के बाद र ल व और ह आ जाए, या इनके अलावा कोई स्वर आ जाए, तो हमेशा और हमेशा जो क है किस में बदलेगा, तीसरे में बदलेगा। तीसरे कहने का मतलब क रहेगा तो ग हो जाएगा, और इसके अलावा च रहेगा तो ज हो जाएगा, ट रहेगा तो ड हो जाएगा, त रहेगा तो द हो जाएगा, प रहेगा तो ब हो जाएगा। जैसे कि दिक धन अंबर बराबर हो गया क्या, दिगंबर। यहाँ पे क है और यहाँ पे स्वर आ गया है, तो बदल गया है किसमें, तीसरे में, यानी कि ग में। उसी तरह दिक धन गज, तो यहाँ पे पहला है और यहाँ पे क्या आ गया है, तीसरा आ गया है। हमने कहा था कि या तो तीसरा है या तो चौथा है या फिर कोई स्वर आए या फिर र ल व ह आए।
तो यहाँ पर तीसरा आया है और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। वाक धन ईस, यहाँ पर भी वही चीज़ है, एक स्वर आ गया है। हमने क्या कहा था कि तीसरा है, चौथा है, यरलव आए या फिर कोई स्वर आ जाए। तो यहाँ पर स्वर आ गया है, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा। किसका तीसरा, तो ये क का तीसरा। यहाँ पे क्या आ जाए है, ग यानी कि वागीस। देखिए व्यंजन संधि स्वर संधि की अपेक्षा काफ़ी हार्ड है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको एक बार में याद हो जाए, आपको 2-3 बार देखना पड़ सकता है। अब यहाँ पे देखिए जो च है ये ज में बदलेगा। क्यों, क्योंकि जो च है इसका तीसरा क्या होता है, ज होता है। च छ ज। अच धन अंत, ये हो जाएगा अजंत। किस में बदल गया है, च, ज में बदल गया है। ज में क्यों बदला है, च में अगर आप देखेंगे तो च पहला होता है, छ और ज तीसरा होता है। और यहाँ पे क्या है कि च के बाद क्या आ गया है, कोई स्वर आ गया है। नियम क्या है, या तो तीसरा है, चौथा है, य र ल व ह आए, या फिर क्या है, कोई स्वर आए। तो यहाँ पे स्वर आया है। अच धन आदि, यहाँ पर भी स्वर आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आजादी। यहाँ पे जो ट है ये किस में बदलेगा, ड में बदलेगा। ड में ही क्यों बदलेगा, क्योंकि ड का ये तीसरा है। ट ठ ड, ये तीसरा नंबर है। सट धनानन षडानन, सट धन यंत्र षडयंत्र, सट धन षड दर्शन सट धन दर्शन। तो आप केवल उदाहरण भी याद रख सकते हैं, उदाहरण कई बार पूछा गया है। अब त है ये किस में बदलेगा, द में बदलेगा। द में क्यों, क्योंकि द क्या है, तीसरा है। यहाँ पे पहला आना चाहिए और उसके बाद कोई स्वर आ गया है, या तीसरा चौथा कोई आ जाए, या फिर य ल व आ जाए, तो क्या हो जाएगा, त बदल जाएगा द में। तत धन उपरांत बराबर है तदुपरांत। सदाशय क्या होगा, सत धन आशय। तदंतर का होगा तत धन अंतर। प उसी तरह बदलेगा, किसमें, ब में बदलेगा, क्योंकि ये तीसरा है। अप धन द बराबर है अब्द। अब्ज का क्या होगा, अप धन ज। ये था पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या है कि जो किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण होता है, जैसे 5 वर्ग होते हैं तो 5 पहले वर्ण होंगे, क च ट त प, इनका मिलन यदि न या फिर म वर्ण से हो जाए, ठीक है, न या फिर म वर्ण से हो जाए। जैसे जो 5वां होता है, जैसे पहले में अंगा होता है, दूसरे में इया होता है, तो 5वां में हो जाए, या फिर न आ जाए, म आ जाए, अड़ आ जाए, या फिर ज आ जाए, तो क को अंग, च को ज, ट को ड़, त को न तथा प को म में बदल दिया जाता है। ये जो उदाहरण है कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है। जैसे वाक धन मय बराबर क्या हो गया, वांग्मय। यहाँ पे प्राक धन मुख बराबर क्या हो गया, प्रांगमुख। इसी तरह ट ड में बदलने का जो उदाहरण है, सट धन मूर्ति, तो ये हो जाएगा षणमूर्ति। सटमुख, सटमुख का क्या होगा, सट धन मुख। उसी तरह जो त है ये नौ में बदल जाता है। जैसे उत धन नति बराबर क्या हो गया, उन्नति। जगन्नाथ का कई बार पूछा गया है, तो ये होता है जगत धन नाथ। कई बार परीक्षा में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा नियम लगा है, केवल ये पूछ लिया जाएगा कि उन्नति का सही संधि विच्छेद क्या है। एक जगह लिख दिया उन्नी धनती, एक जगह लिख दिया ये वाला, एक जगह अलग अलग, आपको बताना होगा कि कौन सही है। प को म में बदलने का उदाहरण उसी तरह है, अप धन मय हो जाएगा अमय। जो तीसरा नियम है इसमें यह है कि जब त का मिलान क ग घ द द भ ब भ य र व या फिर किसी स्वर से हो, तो जो ये त है ये क्या बन जाएगा, द बन जाएगा। म के साथ क से म तक किसी भी वर्ण के मिलान पर म के जगह पे अंतिम नासिक वर्ण बन जाएगा। अंतिम नासिक वर्ण कहने का क्या मतलब है, म के साथ अगर क आ जाएगा तो म में अंतिम वर्ण क्या होता है, वो बन जाएगा। यहाँ पे देखिए म में कोई आ गया, यहाँ पे सम धन ख्या, तो यहाँ पे क्या बन गया, संख्या। अब यहाँ पे ये ख है, तो ख का पांचवा क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो क ख ग घ और अंग होता है, तो ये हो गया अंग, आपको दिख रहा है। सम गम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, संगम। उसी तरह अगर आप देखें च छ के साथ, तो ये हो जाएगा सम धन चय बराबर क्या हो जाएगा, संचय। किसी भी मतलब म के साथ कोई भी अगर वर्ण आ जाता है
तो उसका 5वां हो जाएगा। यही इस वाले रूल्स में कहा गया था। अगर यहाँ पे हम देखें म के साथ ट ठ ड, तो यहाँ पर आपको दम धन ड बराबर दंड होगा, खम धन ड बराबर खंड होगा। उसी तरह म के साथ अगर त थ द न आए तो क्या होगा, सम धन तोष बराबर संतोष होगा, किम धन नर बराबर किन्नर होगा, सम धन देह बराबर संदेह होगा। म को अगर हम प फ ब भ म के साथ जोड़ें तो सम धन पूर्ण बराबर संपूर्ण होगा, सम धन भव बराबर संभव होगा। उसी तरह त को अगर हम ग घ ध ब भ य र ल व के साथ जोड़ें तो सत्य धन भावना बराबर सद्भावना होगा, जगत धन ईश बराबर जगदीश होगा। तो जहाँ जहाँ पर हम ट्रिक लगा रहे हैं समझिए कि ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चौथा देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए नियम ये है कि त को छोड़ करके च या छ होने पर, च स या फिर झ होने पर, ज ट या फिर ठ होने पर ट बन जाएगा, ड ढ होने पर ड बन जाएगा और ल होने पर आधा ल हो जाएगा। जैसे यहाँ देखते हैं अगर आप त के साथ, तो यहाँ पर च छ झ ट और ल में क्या किया गया है कि उत धन चारण हुआ है, तो त किस में बन गया है, च में बदल गया है। उसी तरह यहाँ देखिए सत धन ज, तो यहाँ किस में ये जो त है किस में बन गया है, ज में बदल गया है, सज्जन हो गया है। उत धन डयन उड्डयन, उत धन लास उल्लास। तो ये है व्यंजन संधि जो कि काफ़ी हार्ड है, परीक्षा में क्वेश्चन भी इससे बहुत कम ही पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी इसे और विस्तार में देखना चाहते हैं तो दूसरी वीडियो को चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ पर उस वीडियो के लिए आपको करीब 10 घंटे का समय देना पड़ेगा। अब अभी तक आपने देखा स्वर संधि, व्यंजन संधि, अब यह है विसर्ग संधि। विसर्ग में क्या होता है कि शुरू में विसर्ग आएगा और उसके बाद स्वर या फिर व्यंजन आएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या था कि स्वर के बाद स्वर ही आएगा। व्यंजन संधि में क्या था कि व्यंजन के बाद स्वर या फिर व्यंजन कोई भी आए। उसी तरह विसर्ग में विसर्ग शुरू में होगा, बाद में स्वर या फिर व्यंजन आए तो उसे हम कहेंगे विसर्ग संधि। जैसे मनः धन अनुकूल, यहाँ पे विसर्ग हो गया है तो ऑटोमेटिक ये विसर्ग संधि हो गए। तो मनः धन अनुकूल बराबर होगा मनोनुकूल, निधन अक्षर निरक्षर, निधन पाप निष्पाप। इसके नियम आप देखिए, तो इसमें क्या होता है कि विसर्ग के साथ च या फिर छ का मिलन होगा तो विसर्ग के जगह पे स बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए निधन चय, तो कहा गया था कि च या फिर छ आएगा तो क्या बन जाएगा, स बन जाएगा, ये वाला स। तो यहाँ पे च आ गया है तो यहाँ पे आपको निश्चय, निश्चय को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये स आपको देखने को मिल रहा है। उसी तरह विसर्ग के बाद अगर छ आ जाए तब भी क्या होगा, यही वाला स आएगा। तो यह है विसर्ग का पहला नियम कि यदि च या छ के बाद विसर्ग के बाद च या छ आए तो स बनेगा, और विसर्ग के पहले अ और बाद में अ हो, अथवा वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण हो, या फिर य र ल हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या आ गया है, वो अ आ गया है तो यहाँ पे क्या हो गया, ओ हो गया है। मनः धन अनुकूल बराबर है मनोनुकूल, मनः धन बल बराबर है मनोबल। दूसरा नियम उसी तरह है कि अ या फिर आ को छोड़ करके कोई स्वर आ जाए और बाद में कोई स्वर हो तो वर्ग का तीसरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे कि क ख ग, ये तीसरा है, चौथा घ हो जाएगा। तो तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या फिर य र ल व ह हो, इनमें से कोई हो तो विसर्ग में र का आधा र हो जाता है और स के स्थान पर उसी तरह आधा स हो जाता है। जैसे दुग्धन शासन बराबर है, ये आधा भी हो जाएगा दुशासन। निधन शुल्क बराबर है निःशुल्क, निधन आहार बराबर है निराहार, निधन धन बराबर है निर्धन। विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में च छ स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग के साथ ट ठ स के मेल पर क्या हो जाएगा, आधा स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए धनुधन टंकार, तो यहाँ पे ट है तो इसलिए क्या हो गया है, यहाँ पे आधा स। चतुर्धन टीका, यहाँ पे ट है तो यहाँ पे आधा स आपको ये देखने को
मिल जाएगा। चतुष्टिका, ये वैसे परीक्षा में बहुत कम पूछा गया है। अगर स्वर संधि के उदाहरण 5 पूछे जाएंगे तो यहाँ से 1 पूछा जा सकता है। चतुर्धन षष्ठी बराबर चतुष्षष्ठी, निधन चल बराबर निश्चल, निधन छल बराबर निश्चल, ये दोनों पूछा गया है। दो धन शासन बराबर दुशासन। चौथा नियम है कि विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग स बन जाता है। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ या फिर आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर आ जाए तो विसर्ग के साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ग क ख प फ में से कोई भी हो तो स बन जाएगा। यानी कि अगर निह के बाद क ख प फ में से कोई हो तो क्या बन जाएगा? आधा स। यहाँ पे देखिए निष्कलंक हो गया है। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो यह है अधा धन पता बराबर अधा पतन, प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल, अंतः धन पूर्व बराबर अंतर पूर्व। अब कई सारे इसके अपवाद भी हैं जिनको आपको याद ही करना होगा, क्योंकि कई बार परीक्षा में ये आपसे पूछे गए हैं। भा धन कर बराबर भास्कर, नमा धन कर कार बराबर नमस्कार, पुरा धन कार बराबर पुरस्कार, श्रेयस धन कर बराबर श्रेयस्कर, बृहधन पति बराबर बृहस्पति, पुरा धन कृति बराबर पुरस्कृत, तिरा धन कार बराबर तिरस्कार। तो ये आपको डायरेक्ट याद ही करना होगा। यहाँ पे देखिए कुछ और भी अपवाद हैं। पुनः धन अवलोकन बराबर पुनरावलोकन, पुनः धन इच्छड़ बराबर पुनरीक्षण, पुनः धन उद्धार बराबर पुनरुद्धार, पुनः धन निर्माण बराबर पुनर्निर्माण, अंतः धन द्वंद्व बराबर अंतः द्वंद्व। अपवाद वो होते हैं जिन पे कोई नियम नहीं लगता है, तो इसे हम अपवाद कहते हैं। यहाँ पे देखिए सज्जन का संधि विच्छेद आपको बताना होगा, तो बताइए सज्जन में क्या होगा? सत्य धन जन, यहाँ पे ज यहाँ पे आधा देखने को मिल जाता है। ये हो गया सज्जन का संधि विच्छेद। इसका ऑप्शन आप हमें कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।